अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मिम चैनल पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अजीज तलबा और हम उम्र साथियों, आज हम लोग उर्दू की दुनिया का, चाहे किसी भी दर्जे में पढ़ने वाले बच्चे हों, 9, 10, 11, 12 या ऊपर जो भी क्लासेस पढ़ने वाले हों, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत अहमियत का हामिल रखने वाला है। इसलिए कि हम उस शख्सियत की बात करेंगे आज, जो बिल्कुल उर्दू की दुनिया में उनकी बातें नहीं हो, ये नहीं हो सकता है। मतलब हम गालिब की बात करते हैं, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की बात करते हैं। उर्दू की दुनिया में एक बहुत नायाब हस्ती है, नो डाउट। उर्दू की दुनिया को एक परवान चढ़ाने में, उर्दू को बहुत आगे ले जाने में मिर्जा गालिब का रोल बहुत अहम है नहीं? हम लोग इसके बारे में आज बेहतरीन तरीके से अगले 10 से 15 मिनट में पूरी कोशिश करते हैं कि उनके जो 12वीं का निसाब के अकॉर्डिंग है या 10th के अकॉर्डिंग है, हम उसको पूरे तरीके से आपको जहन नशी करने की पूरी कोशिश करेंगे आज, कि मिर्जा गालिब साहब की शख्सियत के बारे में। और फिर एक आध दो शेर व शायरी उनके बारे में करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इनके अंदर वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी सलाहियतें रखी थी। चलते फिरते, बात करते करते वो शेर लिखा करते थे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बैठ करके शेर बनाते थे, नहीं। अल्लाह ने इतना जहन बन दिया था उनके अंदर कि वो चलते चलते रास्ते में ही बात भी कर रहे थे और शेर शायरी भी करते थे, है कि नहीं? वो ज्यादातर फारसी में, उस जमाने में चूंकि मुगल सल्तनत का दौर था, बहादुर जफर का जमाने का दौर था, तो उस टाइम में फारसी ही चलती थी लैंग्वेज। तो वो फारसी में ज्यादातर शेर शायरी किया करते थे, है कि नहीं? हम लोग जानते हैं आज मिर्जा गालिब के बारे में। इनके जो जिंदगी है, 1797 से लेकर के 1869 के बीच में जो इनकी जिंदगी है, हम उनके बारे में जानते हैं कि ये किस तरीके से इन्होंने इनकी जिंदगी पली बढ़ी, फिर वो शेर शायरी की उन्होंने। ठीक है, बहुत गौर से मैं समझता हूं कि आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और इसके अलावा उर्दू की दुनिया में अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे वो आप 10th क्लास के हो या आप 12th क्लास के हो, तो हमें लगता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले हैं। लेकिन हाँ, ईमानदारी जरूर है ये कि आप उसको बेहतरीन तरीके से आप सुने और उसको रिवीजन करें, कॉपी पे हो, जैसे भी हो, जिससे कि आपको वो चीजें हटने ना पाए। देखिए, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के बारे में आता है कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब साहब, आप देख रहे होंगे बेटा, मैंने बिल्कुल इस तरफ मैंने दो पार्ट किया हुआ है, देख रहे हैं? एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है। इधर एक अलग चीजें हैं और एक इधर एक अलग चीजें हैं। इधर जो मैंने बनाया हुआ है, इनकी जिंदगी के बारे में है कि ये कहाँ पैदा हुए, इनके अब्बू का नाम क्या था, इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था, इनके वालिदैन यानी माँ बाप का नाम क्या था, चचा का नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए। और इस तरफ जो मैंने सजाया हुआ है, ये इनका किरदार सजाया हुआ है, नहीं कि इन्होंने कब कौन सी किताबें आपके 12वीं के निसाब के अकॉर्डिंग या जो 10th क्लास में है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी किताब उन्होंने कब कब लिखी है, नहीं? हम लोग इसको समझेंगे अलग अलग तरीके से। तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के बारे में आप बिल्कुल देख रहे होंगे, वहां से मैंने बीच में लिखा हुआ है और ऊपर इनकी पैदाइश है और नीचे इनका इंतकाल है। हम फ्रेमिंग इस तरीके से करते हैं कि आपको जहन में बात बैठे। आपको जब भी गालिब का क्वेश्चन आए, तो गालिब के चैप्टर से क्वेश्चन आए, तो आपका दिमाग उस बोर्ड पे जाना चाहिए कि बोर्ड पर हमने क्या पढ़ा था, नहीं? जब बोर्ड पे अपने ध्यान को ले जाएंगे आप, तो आपको दिमाग में आएगा, अच्छा सर ने ना दो तरफ डिसाइड किया था, एक तरफ उनके किरदार के बारे में और दूसरे तरफ उनका जो जिंदगी उनके बारे में लिखा था। अब हम जानते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे वहां पर आप, तो वो चीजें आपको रिकॉल हो सकता है, फिर दोबारा वो चीजें आपके दिमाग में आ सकती है और आप गलत नहीं मार के आओगे, है नहीं? चलिए, अब देखिए, हम मैंने कहा अभी आपको कि 1797 1797 1797 ईस्वी में कहा पैदा हुए हैं ये? आगरा में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? इनके जो आबा व अजदाद थे, वो मुगलिया सल्तनत के दौर में आगरा आकर के बसे थे, नहीं? जब आगरा आकर के बसे थे, वही इनकी पैदाइश हुई है। कब? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। ठीक है, याद रहेगा ना? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जो है, उनकी पैदाइश कहां होती है? आगरा में होती है। लेकिन उस
अब इनका इंतकाल कब होता है पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। देखिए 1797 में इनकी पैदाइश है और मैंने अभी कहा आपको 1869 में दिल्ली में इनका इंतकाल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आगरा में पैदा हुए थे और दिल्ली में इनका इंतकाल हो जाता है। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे थोड़ी देर, 10 मिनट, आपको बहुत फायदा होने वाला है, मैं रियलिटी कह रहा हूं। इसलिए कि मिर्जा गालिब के बारे में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको 12वीं या 10वीं के बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये कंफर्म बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए एक वीडियो आपका इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन को, डाउट को क्लियर कर देगा आज। देखिए, तो मैं कह दिया आपको कि 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए थे और 1869 में इनकी इंतकाल कहां है, दिल्ली में है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहां देखिए, यहां पर 27 दिसंबर है और यहां पर 15 फरवरी है, यानी पहले दिसंबर आएगा, फिर आएगा आपको अगले साल फरवरी आता है, जनवरी के बाद, ठीक है। तो 27 दिसंबर को पैदा हुए थे और 15 फरवरी को इनका इंतकाल हो जाता है। दोनों डेट ऑफ बर्थ आपको याद आना चाहिए, 1797 और इंतकाल 1869। कहां पर, आगरा में ये पैदा हुए थे और दिल्ली में इनका इंतकाल हो जाता है। अब आइए हम जानते हैं, क्योंकि ये बहुत गरीब घराने से थे, माली हालात बहुत ही नाजुक था इनका। जी हाँ, हमेशा से, शुरू से लेकर के आखिर तक, मरते वक्त तक ही बहुत अच्छा माली हालात नहीं रहा इनका, किताब के अकॉर्डिंग कहा जाता है। जी हाँ, तो मैं समझता हूं कि इनका जो नाम है असल, असदुल्ला खां गालिब, गालिब तो हर इंसान जानता है कि उर्दू की दुनिया की नायाब हस्ती है, लेकिन उनका असल नाम क्या था? उनका असल नाम बॉक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, असदुल्ला खां गालिब। क्या था? असदुल्ला खान गालिब, असदुल्ला खान गालिब। हमें कोई एग्जाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक एग्जाम था, उस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना क्लोज क्वेश्चन पूछे हुआ था कि आप मतलब यकीन नहीं करोगे। देखो, ये पूछे हुआ था कि गालिब साहब का असल नाम क्या था, है ना। अब वहां पे क्वेश्चन क्या दिया था वो सुनिए, असदुल्ला खान गालिब, असदुल्ला खां गालिब, सिर्फ नून गुन्ना का फर्क कर दिया था, कुछ नहीं चेंजिंग था। अब अंदाजा लगाइए उसमें कितने बच्चों ने झटके में गलत दे दिया जवाब। जी हाँ, इतना छोटा सा, सिर्फ नून गुन्ना का फर्क था, नुक्ता नहीं है, नुक्ता है, बस इतना ही का फर्क था, नून हाजिर और नून गुन्ना का फर्क था बस। असदुल्ला खान गालिब साहब, गालिब का नाम क्या था? असदुल्ला खान गालिब, ये इनका नाम था। अब आइए हम जानते हैं इनके बारे में, कि इनके आबा व अजदाद के बारे में जानते हैं कि इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था। देखिए, ये देखिए, इनका असल नाम क्या था? असदुल्ला बेग खान। क्या था? असदुल्ला खान था ना, असदुल्ला बेग खान था इनका नाम। अब इनके बारे में तो आप जान गए, असदुल्ला बेग खान था। अब देखिए, मिर्जा अब्दुल्ला बेग कौन था भाई, बताइए। इनके वालिद मोहतरम थे, कौन थे? इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था? मिर्जा अब्दुल्ला बेग। ध्यान से सुनिएगा आप, क्या था नाम? मिर्जा अब्दुल्ला बेग। और उनका असल नाम क्या था? असदुल्ला बेग खां, ठीक है। अब आइए, उसके बाद है कि उनकी अम्मी मोहतरमा का नाम क्या था? तो इज्जतुन्निसा बेगम। क्या था? इज्जतुन्निसा बेगम। एक अजीजुन्निसा बेगम है, कंफ्यूज मत होइएगा आप, और एक इज्जतुन्निसा बेगम है। तो इज्जतुन्निसा बेगम जो है, ये मिर्जा गालिब साहब के वालदा मोहतरमा का नाम है, ठीक है। क्या है? इज्जतुन्निसा बेगम। इज्जतुन्निसा बेगम इनके वालिदा मोहतरमा का नाम है, और इनके जो वालिद मोहतरम थे उनका नाम था अब्दुल्ला बेग खां, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इनके नाना मोहतरम का नाम क्या था? मिर्जा गुलाम हुसैन खां। क्या नाम था? मिर्जा गुलाम हुसैन खां। बिल्कुल याद रखिए, अगर आप पता है, अगर आपको उर्दू में लिख दिया जाए, क्वेश्चन आएगा कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के बारे में 5 लाइन लिखें, तो अगर आप इन सारी चीजों को भी अगर आप लिख देंगे, तो जो एग्जामिनर होगा, जो क्वेश्चन जो आपका कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको लगेगा कि बच्चे के अंदर क्वालिटी है, बच्चा बात को समझ रहा है। लेकिन आप मालूम ही नहीं है तो क्या लिखोगे फिर आप? नहीं। तो उनका नाम क्या था? असदुल्ला खां गालिब साहब थे। असदुल्ला बेग खां असल नाम था। मिर्जा अब्दुल्ला बेग साहब उनके वालिद मोहतरम का नाम हो गया, और इज्जतुन्निसा बेगम जो है उनके वालिदा मोहतरमा का नाम हो गया। अच्छा, अब आ गई मिर्जा गुलाम हुसैन खां। मिर्जा गुलाम हुसैन खां जो है, ये आपका
मिर्जा गुलाम हुसैन खां जो है ये उनके नाना मोहतरम का नाम था। किनका? मिर्जा गालिब साहब के नाना का नाम क्या था? मिर्जा गुलाम हुसैन खां। यहां तक कोई दिक्कत है? उनका नाम असदुल्ला बेग खां, उनके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला बेग खां, उनके वालिदा मोहतरमा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, और उनके नाना मोहतरम का जो नाम था वो था मिर्जा गुलाम हुसैन खां। ठीक है, चलिए हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला आइए, आगे हम जानते हैं ये क्या हुआ कि बहुत छोटे उम्र के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। किनका? मिर्जा गालिब साहब का। तो मिर्जा गालिब साहब का जब इंतकाल हो जाता है बहुत छोटी उम्र में, तो उसके बाद उनके जो चचा मोहतरम होते हैं, यानी यही जो मैं पढ़ा हूं अभी, नसरुल्लाह बेग खां, इनके चचा मोहतरम है। इन्होंने क्या किया? उनकी परवरिश करना शुरू की। किसकी? गालिब साहब की। क्योंकि बहुत छोटे थे, 9 या 11 वर्ष के थे, इनका वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है ना। तो उनके इंतकाल के बाद इनके जो चचा मोहतरम थे ना, वो उनकी देखभाल करने लगे। ठीक है, और फिर कुछ ही दिन चचा मोहतरम भी उनको देख रेख किए, और फिर उनके चचा मोहतरम जो थे वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। तो उसके बाद उनकी जो वालिदा मोहतरमा थी, पूरे तरीके से उन्होंने पूरे हिम्मत जोई के साथ उनका पूरा मेहनत किया उस पर, और उसको आगे बढ़ाया, मेहनत की, और फिर बहुत बड़ी उम्मीदें के साथ उनको बहुत हौसला दिया, और फिर धीरे धीरे बड़े होते गए। जो जो जमाना आगे बढ़ता गया, फिर अपने आप होशमंद अकलमंद होते चले गए। कौन? गालिब साहब। तो नसरुल्लाह बेग खान साहब जो है वो भी कुछ दिनों के बाद छोड़ गए गालिब साहब को। उसके बाद उनके जो इज्जतुन्निसा बेगम मोहतरमा थी, उनके वालिदा मोहतरमा थी, उन्होंने क्या किया? उन पर पूरे तरीके से, क्योंकि देखा अब तो कोई है नहीं मर्द की शक्ल में, तो अपने अपने ही कलेजे को हिम्मत बढ़ाया, और फिर उन्होंने पूरे पूरे, चूंकि बहुत ही नॉलेजेबल आदमी थे, तो इसलिए इन्होंने, इनको रहा नहीं गया, और पूरे तरीके से इन्होंने जमाने से लड़ करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाया और सींचा और सवारा उसको, है ना। चलिए, कौन? इज्जतुन्निसा बेगम साहब। जब ये 13 साल के हो गए, तो 13 साल की उम्र में इनकी मम्मी, इनकी जो अम्मी मोहतरमा थी इज्जतुन्निसा बेगम, उनको लगा कि अब मेरे जो बेटे हैं ना, इनकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि उस जमाने में बहुत कम उम्र में शादी हुआ करती थी, है ना। तो 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। किनकी? मिर्जा गालिब साहब की। अब किससे होती है वो देखिए। उनके एक इलाही बख्श खां, इलाही बख्श खां नाम है उनके ससुर का, यानी इन्हीं की बेटी थी। इलाही बख्श खां जो है ससुर का नाम है। उनकी लड़की, इन्हीं की लड़की थी उमराव बेगम। कौन था? उमराव बेगम। देखिए, मैं इस तरीके से ढाल के बनाया हुआ उस सांचे में कि जिससे कि आपका जो फिगर है दिमाग में ना बैठ जाए कि पहले क्या नाम था, उनके वालिद का नाम क्या था, उनके वालिदा का नाम क्या था, उनके नाना का नाम क्या था, उनके चचा का नाम क्या था, उनके ससुर जी का नाम क्या था, उनके जो बीवी है उनका नाम क्या था, है, जिससे कि आपको बिल्कुल हमेशा के लिए आपको वो चीजें जहन नशी हो जाए। ठीक है, चलिए। तो मैं 13 साल की जब उम्र हो गई, तो इलाही बख्श खां साहब की लड़की साहबजादी उमराव बेगम थी, इनसे इसकी शादी हो जाती है। ठीक है, और एक आप देख रहे हैं मौलवी मुअज्जम साहब, मैंने नीचे लिखा हुआ है, जब ये होशियार हुए, अकलमंद हुए, तो सबसे पहला जो उनका उस्ताद है ना, वही मौलवी मुअज्जम साहब ही हैं। इन्होंने ही इनको गुड़ सिखाया। जी, इन्होंने इनको बतलाने की कोशिश की कि आप शेर शायरी में अच्छा कर सकते हो, इसी दुनिया में जाओ, है ना। तो मौलवी मुअज्जम साहब ही इनके पहले शागिर्द थे। कौन? मौलवी मुअज्जम साहब। जी हाँ, यहां तक मुझे लगता है शायद आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आपको समझने में कि उनका नाम क्या था, उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था, उनके वालिदा मोहतरमा का नाम क्या था, उनके चचा मोहतरम का नाम क्या था, उनके नाना मोहतरम का नाम क्या था, और उनके जो ससुर थे जिनकी लड़की से इनकी शादी हुई थी उनका नाम क्या था, और फिर उनके जो उस्ताद मोहतरम थे सबसे पहला शेर दुनिया में आईना दिखाने वाले, हम उनका नाम भी कह दिए आपको। उनका नाम क्या है? मौलवी मुअज्जम। आप चाहें तो वहां से आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में, आराम से नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए, अब हम लोग इसके बारे में तो जान गए। यहां उमराव बेगम के बारे में आता है कि उमराव बेगम, जब नाम आया तो मुझे कुछ चीजें याद आ गई। ये उस जमाने में गालिब साहब अच्छे खासे, उस जमाने में चूंकि इनके हालात बहुत नाजुक थे,
अब लगभग 6-7 औलादे हुई, लेकिन एक भी जिंदा नहीं रह पाया, है ना। तो ये गम अलग था इनका जिंदगी में, ये गम अलग था जिंदगी में कि एक भी औलादे मुस्तकिल तौर से लंबी उम्र नहीं पाई, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 2 महीना, है कि नहीं, इस तरीके से उम्र पाई और इंतकाल करते चले गए। तो एक गम ये था इनके जिंदगी में। और दूसरा गम क्या था कि गरीबी की हालत थी, बहुत पैसे नहीं थे, ऐशो आराम नहीं था, परेशानियां परेशानियां थी। तो ये जिंदगी को झेलते थे एक तरीके से, अंदर बच्चों की कुढ़न, बाहर जमाने की मार, वक्त की मार। तो ये दोनों चीजें मिल करके इनको बिल्कुल ही डिमोलाइज कर दिया था जिंदगी में, और फिर अपने एक अलग मस्त जिंदगी में जीते थे। ये कौन? गालिब साहब। और शेर शायरी करते थे, बिल्कुल दीवानापन तरीके से रहना, है ना, उठना बैठना, कोई गम नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जी रहा हूं, किस तरीके से जी रहा हूं, किस तरीके से हमें जीना चाहिए, है ना। ये गालिब साहब का स्टाइल था। लेकिन नॉलेज इतना ज्यादा था कि वो खड़े खड़े शेर शायरी करते थे, कोई लिखने की जरूरत नहीं होती थी, बहुत कम। जी हाँ। तो एक बार वो ना बहादुर शाह जफर के जमाने में वो कलकत्ता गए दिल्ली से वजीफा के लिए, ठीक है। तो वहां से जब लौट करके आए तो दिल्ली इंटर जब वापस किए तो उन्होंने क्या किया, वहां 900 रुपया मिला उनको वजीफा के तौर पे, 900 रुपया मिला उनको। वो लेकर जब दिल्ली वापस आए तो दिल्ली में बहुत सारा शराब खरीदा उन्होंने, और शराब को खरीद करके और उसने गधे पर रख लिया। गधे की सवारी बहुत आम थी उस जमाने में, उस पर रख लिया उस पर, और अपने घर आए। बेगम इंतजार में थी, यही उमराव बेगम। इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए मुझे याद आ गया, मैं बता दूं आपको। उमराव बेगम घर पे इंतजार कर रही थी कि पैसा लेकर के आएंगे, तो कुछ पैसे जो है वो हमारे दुकानदार को भी देना है, और कुछ पैसे कर्ज हो गए हैं, तो बहुत दिन गए हो गए हैं, वो आएंगे तो पैसा तो लेकर के आएंगे वजीफा, तो मैं सबको दे दूंगा। जब वो आते हैं तो गेट धड़काते हैं, कुंडली, बोलते हैं बेगम दरवाजा खोलो। बेगम दरवाजा खोलती हैं तो बड़ी खुशी होती है कि आ चुके हैं, अब तो पैसा लेके आए होंगे, तो इसको मैं जो जहां पे कर्ज वगैरह है मैं सबको दे दूंगा। बड़ी खुशी होती है, अच्छे से पानी ला के देती है, पानी पिलाती है नहीं, बोलती है बेगम कुछ खाना वाना है, खाना लगाओ, पानी पानी मत पिलाओ, खाना लगाओ, पीने का सामान मैं खुद लेके आया हूं। बात समझ गए आप? जी हाँ। इतना जबरदस्त, मतलब नशे में चूर रहते थे, क्योंकि वक्त का एक मारा हुआ इंसान था, घर से भी मारा हुआ था, क्योंकि परेशानियां परेशानियां जब भी देखते थे, बीवी को अकेलापन रहना, कोई औलाद नहीं है घर के अंदर, एक अलग सा मतलब चहचहाना नहीं है, चहक नहीं है, महक नहीं है, खुशबू नहीं है घर के अंदर, बिल्कुल वीरानियत सी थी। तो इसमें बहुत सारे दिमाग में बातें बैठ जाती थी, आखिर मैं अल्लाह के सामने कौन सा गुनहगार बंदा हूं कि ऐसा वक्त मुझे देखना पड़ रहा। नहीं, इसी गम में हमेशा वो घूमते फिरते रहते थे। जी, बाहर औलाद, अंदर औलाद का गम, और बाहर जो है वो वक्त हालात का गम, दोनों मारा हुआ था। इसलिए तो उन्होंने कहा कि बेगम मुझे कुछ खाना खिलाओ, पीने का सामान मैं खुद लेके आऊं, आपको पिलाने की हमें जरूरत नहीं है। मतलब शराब उनके साथ में था और रैक पर सजाते थे वो अपने। जी हाँ, इतना शौकीन था वो उस जमाने में। जी हाँ। तो इसलिए मुझे याद आ गया, क्योंकि उमराव बेगम नाम है इसी वजह से। चलिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, वरना आप कहेंगे सर इतना लंबा वीडियो क्यों कर दिया आपने। एक फारसी जो किताबें हैं ना, उनके जो उस जमाने में फारसी ही ज्यादा चलती थी, बहादुर शाह के जमाने में, मुगल सल्तनत में। तो फारसी तस्नीफ क्या क्या था देखिए, पंच आहंग क्या था, याद रखिए इसको, पंच आहंग क्या था, पंच आहंग। एक था मेहर नीम रोज, मेहर नीम रोज, पंच आहंग, मेहर नीम रोज। एक है 10 तंबू, 10 तंबू में यही है, इसी में 1857 ईस्वी का जो गदर की लड़ाई हुई थी, इसी में लिखा हुआ है सारी कहानी। ध्यान से सुन लीजिए, आप क्वेश्चन पूछता है कि 1857 ईस्वी का जो गदर हुआ था, उसमें किस किताब में लिखा हुआ है? 10 तंबू में लिखा हुआ है। किसमें? 10 तंबू में। इसी किताब में उस लड़ाई के बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है। किसमें? 10 तंबू में। कातए बुरहान क्या है? कातए बुरहान क्या है? कातए बुरहान। 4 हो गया। कौन है? पंच आहंग, मेहर नीम रोज, उसके बाद 10 तंबू, उसके बाद है कातए बुरहान, और एक और किताब है दरफ्श कादियानी। क्या है? दरफ्श कादियानी। ये भी किताब है इनकी, क्या है? इनकी
फारसी तसानीफ है। उर्दू में क्वेश्चन पूछता है कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब साहब के किसी 3 फारसी तसानीफ के नाम लिखें। यह क्वेश्चन आता है किसी 2 फारसी तसानीफ के नाम लिखें। वहां पर आप इस 5 में से कोई 2 लिख देंगे आप, तो आपका मसला हल हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट सही सही लिखना अगर। जी हाँ, क्या है? पंज आहंग। क्या है? पंज आहंग। क्या है? पंज आहंग। दूसरा क्या है? मेहर नीम रोज। तीसरा क्या है? 10 तंबू। इसी में क्या लिखा हुआ है? 1857 ईस्वी के गदर की लड़ाई। ठीक है जी हाँ, 10 तंबू। उसके बाद काते बुरहान, उसके बाद दरफ्शन कादियानी, और एक है कुल्लियात नजम फारसी। ये भी है। इतने सारे 1 2 3 4 5 6, यही 6 किताबें आपके निसाब के अकॉर्डिंग है। आप इसको जरूर याद कर लेंगे और कई बार लिख लेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, आप कभी भूलेंगे नहीं वो चीजें। जी हाँ, ध्यान से रखिए इसको आप। क्या क्या? पंज आहंग, मेहर नीमरोज, 10 तंबू, काते बुरहान, दरफ्श कादियानी और कुल्लियात नजम फारसी। ठीक है, इनके जो खतूत के मजमूए हैं वो 2 हैं। 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। ये आपको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, याद होगा आपको। उनके जो खतूत मजमूए हैं 2 हैं, एक औद हिंदी और एक उर्दू मुअल्ला। यही 2 क्वेश्चन पूछता है अक्सर बेशतर। पूछेगा कि गालिब के 2 खतूत के मजमूए का नाम लिखें। आप वहां फंस जाते हैं कि कौन लिखूं मैं। दोनों लिखना पड़ेगा आपको, औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। ये दोनों आपका क्या है? खतूत के मजमूए हैं। किसका? मिर्जा गालिब साहब का। इनके बारे में आता है कि 900 खत लिखे हैं, 900 खतूत लिखे हैं। इन्होंने ही कहा था एक लाइन, क्या? कि मैंने, यानी गालिब ने कहा कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। किसने कहा? मिर्जा गालिब साहब ने कहा था कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। मतलब हम जब खत लिखते हैं तो आप जब खत पढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगेगा पढ़ने वाले को कि गालिब साहब मुझसे बात कर रहे हैं। जी, ये खत नहीं है, ये हमसे सामना सामने बात कर रहे हैं। इसलिए कहा कि मैंने मुरासले को, यानी खतूत को, खत को, मैसेज को क्या किया? मुकालमा बना दिया, यानी बातचीत बना दिया मैंने, उसमें तब्दील कर दिया मैंने। ऐसा फील होता है कि हम उससे बातें कर रहे हैं, हम खत नहीं पढ़ रहे हैं, हम गालिब साहब से बातें कर रहे हैं। ऐसा खत लिखा करते थे, इतना नॉलेजेबल आदमी थे। जी हाँ, सोच सकते हैं आप। ये हो गया। अच्छा, इनके बारे में आता है कि बहादुर शाह जफर ने तीन क्या खिताब से नवाजा इनको। 3 खिताब से नवाजा। याद रखिए, इसको क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में। क्या आता है? देखिए, नजमुद्दौला। क्या था? एक नजमुद्दौला, नजमुद्दौला। दूसरा क्या था? दबिरुल मुल्क। क्या था? दबिरुल मुल्क। और तीसरा क्या था? निजाम जंग। यही 3 खिताब है जो किसने नवाजा? बहादुर शाह जफर ने। क्वेश्चन पूछता है कि नजमुद्दौला दबिरुल मुल्क का खिताब किसने दिया था? किसने दिया था बताइए? बहादुर शाह जफर ने दिया था। उसके बाद निजाम जंग का खिताब किसने दिया था? तो ये भी आपको किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने दिया था। कौन कौन सा? नजमुद्दौला, उसके बाद दबिरुल मुल्क, उसके बाद निजाम जंग। ये 3 का तीनों जो खिताब है बहादुर शाह जफर ने ही दिया है। किनको? मिर्जा असदुल्ला खां गालिब साहब को। क्लियर? याद रहेगा। हमें उम्मीद है ये सारी बातें, इनके तो बहुत सारे शेर व शायरी है, गजल भी हैं, है ना, लेकिन कुछ मशहूर हैं। गालिब साहब की बात हो और एक आध शेर ना आए, ये ठीक नहीं लगता। मैंने लिखा हुआ इनका जो एक मशहूर मारूफ शेर है उसके बारे में कि हजारों साल नरगिस अपने आया होने में लगती है ना। हजारों साल नरगिस अपने आया होने में लगती है, बहुत दुश्वार है दुनिया में इंसान का पैदा होना। जी, इस 2 लाइन में इतनी वजन है कि आप सोचे, इमेजिन करें। क्या कह रहा है? हजारों साल नरगिस अपने आया होने में लगती है। किसी भी चीज को संवरने में, किसी भी चीज को बड़ा होने में, कामयाब होने में बहुत वक्त लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, 100% देना होता है। क्या कहता है? हजारों साल नरगिस अपने आया होने में लगती है, बहुत दुश्वार है दुनिया में इंसान का पैदा होना। यहां इंसान समझता है पैदा होने के बाद तो मैं तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। जैसे जैसे अकल होता है, बड़ा होता है, इंसान सोचता है कि मैं क्या कर लूं। लेकिन जब उसे सामना करना होता है दुनिया से तो चलता है पता नहीं भाई, यहां जीना इतना आसान नहीं है।
यहाँ जीना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। जी हाँ, इसलिए अपने लाइफ को भी मैं आपसे भी कहता हूं कि अपने लाइफ को 5 साल, 9, 10, 11, 12 और 3 साल ग्रेजुएशन, 5 से 6 साल आप अपने लाइफ को बेहतरीन तरीके से दे दीजिए। अब 100% दे दीजिए। अगला 60 साल बहुत आराम होने वाला है। नहीं, अगर ये 5 साल आपका निकल गया तो आप यूं समझ लीजिए कि अगला 60 साल आपका बहुत अच्छा नहीं गुजरने वाला है, ऑन रोड होने वाले हैं। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल कभी नहीं करना है। इरादा कर लें पुख्ता। हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अगला वीडियोस आपको मिल सके वक्त पर। और हाँ, कवायद ढेरों सारी 50 से ज्यादा है कवायद लगभग हमारे चैनल पे हैं। आप वहां जाएं, आप वहां जाकर के मेरा जो प्ले लिस्ट है उसमें जाएंगे, आपको सारा कवायद का वीडियोस 1 से लेकर के मिल जाएगा सीरियल वाइज। आप वहां से भी हासिल कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।